कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीएससी नर्सिंग का फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ होता है, क्योंकि जब तक हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक क्या है हम ये नहीं समझ सकते कि सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ सेल मेम्ब्रेन का। ये जो स्लाइड मैंने ओपन किया है ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी सेल के जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को एक चीज तो और ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये दो चीज हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो अब सेल मेम्ब्रेन बना हुआ कैसे होता है इसको समझेंगे। तो जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से मिलकर बनती है, यानी फॉस्फोलिपिड की जब दो लेयर आपस में मिलती है तब जाके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो जनरली क्या है, फॉस्फोलिपिड के अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड। ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक हेड होगा। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब क्या होगा? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ये क्या होगा आपका? वाटर लविंग। वाटर लविंग का क्या मतलब है कि ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब क्या है? जो वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक या वाटर हेटर बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता यहाँ पर ये। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल हुआ। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जनरली किसका बना हुआ था इसको समझेंगे। जनरली हम जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपका प्राइमरली बना हुआ होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। किसका बना हुआ होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है। अब ये मन में आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है तो ऐसे कार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कार्बन्स की वजह से फ्लूइडिटी या लिक्विडिटी आती है। तो जनरली आप जानते होंगे कि जैसे सपोज करो ऑयल है वो लिक्विड नेचर में रहता है, वही अगर घी किस में आ जाता है? सॉलिड नेचर में हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और घी के अंदर क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो जब ये हमें पता है तो इस हम जब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिक्विड नेचर का होता है, तो वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे आसानी से। क्यों लिक्विड नेचर का होता है? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पे अरेंज कैसे होते हैं? तो जनरली अगर मान ले अगर ये सेल है, ऐसे सेल मान लेते हैं, तो सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है और सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है। सेल के बाहर के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो अब ये सेल मेम्ब्रेन बनता कैसे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हेड है वो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होता है। अगर सपोज करो सेल के बाहर है तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है तो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोफोबिक टेल। इनर साइड हाइड्रोफोबिक टेल बनाता है और आउटर साइड आपका हाइड्रोफिलिक हेड बनाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन अंदर वाले स्ट्रक्चर वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो उसके चारों तरफ हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोफिलिक हेड ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर्स इस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो पूरा जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा वो लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की इस तरीके से बाइलेयर अरेंज हो जाएगी,
उसके बाद क्या होता है, इसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स के बीच में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द थिकनेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, टोटली बरीड नहीं होते, वो पार्शियली बरीड होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन पार्शियली बरीड होते हैं, कुछ प्रोटीन टोटली बरीड होते हैं। तो जो टोटली बरीड प्रोटीन है, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं या टनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या काम करेंगे, ये चीज हम आगे ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पर दे देता हूं कि ये जो चैनल प्रोटीन है, तो जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, वो डायरेक्टली सेल के यहां से तो नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। तो उनको सेल के अंदर ले जाने या सेल से बाहर लाने के लिए ये चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसमें से जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, ठीक है। तो जो क्योंकि हेड क्या हाइड्रोफिलिक है, तो वो एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होगा, और जो टेल है हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो इनर पार्ट को बनाता है। बीच बीच में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन कुछ टोटली बरीड होते हैं, कुछ पार्शियली बरीड होते हैं, यानी इंट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब जो टोटली बरीड हो जाएंगे, यानी अंदर तक जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के, और पेरिफेरल का मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रोटीन जब डिटेल करेंगे तो उनको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है। लेकिन दिक्कत सेल मेम्ब्रेन में क्या है, क्योंकि जो हमारा ये हाइड्रोफोबिक टेल है ये लिक्विड नेचर का है। लिक्विड नेचर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी वजह से ये जो लिक्विड है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर का हो जाता है, लिक्विड नेचर का हो जाता है। तो अगर ये फ्लूइड नेचर का हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन आसानी से बह के निकल जाएगा, तो हमें उसको थोड़ी स्टेबिलिटी भी देनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होता है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं, इसको बाइंड करके रखते हैं, ताकि इस लिक्विड नेचर की वजह से ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इसको बाइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का काम क्या होगा, स्टेबिलिटी देना, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हम लोगों के सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल्स में ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो उनके वहां पर हैपेनॉइड्स होता है, हैपेनॉइड्स होता है। तो जो काम हमारे में कोलेस्ट्रॉल करता है वही बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर हैपेनॉइड्स करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगा, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होता है, जिसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेल के बाहर कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रिन, जिसकी वजह से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो टोटली एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे जो सेल के आउटसाइड जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स है, ये क्या करता है, सेल को सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। सपोज करो कोई बाहर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई इसको करना है, तो किसकी मदद से करेगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से करेगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से करेगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जो येलो वाला है ये क्या है, हेड है, और ये जो दिख रहा है आपको टेल दिख रहा है। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, बीच में आपके ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ये टोटली बरीड प्रोटीन है, इसलिए इसको चैनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। बीच बीच में यहाँ पे मैंने कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को शो कर रखा है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का काम क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके ऊपर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये क्या काम करेंगे, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। साथ के साथ यहाँ पर अंदर की तरफ अगर देखोगे तो कुछ इस अल्फा हेलिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हेड होते हैं पोलर होते हैं और टेल कैसे हैं, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीजों को मैंने लिखा है, तो इस स्लाइड को समझ लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अभी हमने मॉडल देखा था, इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को नाम क्या दिया गया है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एस.जे. सिंगर और जे.एल. निकलसन ने दिया था। इस मॉडल को किसने दिया था? एस.जे. सिंगर और जे.एल. निकलसन ने दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे सपोज करो अगर मैं एक समुद्र को मानूं, एक समुद्र है तो समुद्र में किस तरीके से आइसबर्ग इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेम एज ऐसे ही लग रहा है कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एज अ आइसबर्ग की तरह फैले हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो जनरली सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड वो दो टाइप के हैं, यहाँ पे 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? मैं पहले मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर यहाँ पे। तो जो फॉस्फोटाइड जो जनरली यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है वो हो सकता है आपके फॉस्फोटाइडल सेरीन, फॉस्फोटाइडल कोलिन या सिफिलिन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है फॉस्फोलिपिड क्या करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम क्वासी फ्लूइड नेचर भी बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन कैसा है? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी का मतलब होता है सेमी सॉलिड, यानी थोड़ा पार्ट सॉलिड होगा थोड़ा पार्ट लिक्विड होगा। सॉलिड क्या होगा? प्रोटीन्स होंगे, लिक्विड क्या होगा? जो फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो ये लिक्विड नेचर है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का, इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि अगर लिक्विड नेचर का है तो लिक्विड क्या कर सकता है? फैल सकता है। तो जब लिक्विड फैल सकता है तो ऑब्वियस सी बात है सेल ग्रोथ करेगा हमारा। ठीक है, तो फ्लूइड नेचर होने के क्या फायदे हैं? सेल ग्रोथ हो सकता है, सेल में सेल का न्यू फॉर्मेशन हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा था कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स की तो प्रोटीन यहाँ पे 2 टाइप के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, कि कहाँ पे मिलते हैं उसके बेसिस पे प्रोटीन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब होता है जो सेल के अंदर टोटली बरीड हो या सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंसे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और इनको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही पेरिफेरल प्रोटीन क्या है? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो वही अगर इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो वो प्रोटीन जो टोटली बरीड होते हैं और एक जो पार्शियली बरीड होते हैं। ठीक है, तो पार्शियली बरीड सिर्फ आधा आधा थोड़ा सा ही एकदम बरीड होंगे तो उनको भी निकालना आसान है, लेकिन जो टोटली बरीड है उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो टोटली बरीड है ये क्या बनाते हैं? चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो मेनली क्या है? इजीली सेपरेट, मतलब इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसको। तो इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स का, वो एज अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड कार्बोहाइड्रेट होता है और इनसाइड स्पेक्ट्रिन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेसिफिकली बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन हेल्प करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे सपोज करो स्पर्म एग के पास आ रहा है तो अब इस एग को ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि जो स्पर्म आ रहा है वो हमारे स्पीसीज का है या किसी और स्पीसीज का है, तो वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। साथ के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो था आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कोई वीडियो बनाऊं मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, पूरे पैरामेडिकल की एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा पैरामेडिकल कोर्स हम आपको सॉल्व करके देंगे। यहाँ पे उसको आपको अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।